एनसीईआरटी क्लास 6 के एक और नए लेक्चर में मैं आरजे रंजन आपका स्वागत करता हूं। और ये क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पृथ्वी के गतियों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो हमारा पृथ्वी है कितने प्रकार के गति को परफॉर्म करते हैं। तो आइए अब देर ना करते हुए चलते हैं विषय की ओर। आज के क्लास में हम लोग पृथ्वी के गतियों के बारे में पढ़ेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ। वास्तव में हमारा जो पृथ्वी है यानी आपका भी जो पृथ्वी है दो प्रकार के गति को परफॉर्म करती है। हमारा जो पृथ्वी है यानी आपका जो पृथ्वी है दो प्रकार की गति करती है। पहला जिसका नाम है घूर्णन। घूर्णन को प्यार से परिभ्रमण भी बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे रोटेशन कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी दो प्रकार के गतियों को करती है। पहला गति है जिसको बोलते हैं घूर्णन गति और इसी को प्यार से बोलते हैं परिभ्रमण गति। यानी घूर्णन गति और परिभ्रमण गति दोनों सेम है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी को बीचे बीचे घोंप दीजिए और उसको ऐसे घुमाइए, तो ये हो गया घूर्णन। यानी जब पृथ्वी एक अक्ष के चारों ओर घूमती है, अपनी अक्ष यानी एक्सिस के चारों ओर घूमती है, उसे घूर्णन, परिभ्रमण या रोटेशन कहा जाता है। वहीं पे दूसरा गति का नाम है परिक्रमण गति, जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी घूमती है। मान लीजिए हम सूर्य हैं, ये है पृथ्वी है, इसके चारों ओर यानी कि सूर्य के चारों ओर, हमारे चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। तो चारों ओर घूम रही है तो इसे कहेंगे रिवोल्यूशन, और अपने अक्ष पे घूम रही है तो इसे कहेंगे घूर्णन। यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी जो पृथ्वी है दो प्रकार की गति करती है। एक गति को घूर्णन गति कहते हैं, दूसरी गति को परिक्रमण गति कहते हैं। घूर्णन गति में पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, वहीं परिक्रमण गति में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक डिफिनिट कक्षा में घूमती है। चलिए दोस्तों आगे देखिए। दोस्तों फोटो में देखते हैं, यहाँ देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी का कक्षीय समतल इसको बोलेंगे। पृथ्वी का कक्षीय समतल किसको बोलेंगे? ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, कक्षीय प्लेन है। और ये है पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी का अक्ष जिसके चारों ओर घूमती है। देखिए पृथ्वी का जो कक्षीय समतल है और पृथ्वी का जो अक्ष है वो दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण है दोस्तों बताइए? 66.5 डिग्री का कोण है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि पृथ्वी का जो कक्षीय समतल होता है, पृथ्वी का जो कक्षीय समतल होता है और पृथ्वी का जो अक्ष होता है उसके बीच बनने वाला कोण कितना होता है बताइए? 66.5 डिग्री का कोण बनता है। यानी पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, जैसे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का आकार एक गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग में दिन होता है और दूसरे भाग में रात होते हैं। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का आकार गोले के समान है, जिसे जियोड आकार का, भूआभ आकार का कहते हैं। और यही कारण है कि पृथ्वी के आधे भाग में दिन होता है और आधे भाग में रात होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक गेंद को ले लीजिए और ऊपर से लाइट मारिए, ऊपर से लाइट मारिएगा तो क्या देखिएगा कि आधे उसके भाग में लाइट है और नीचे वाले आधे भाग में लाइट नहीं है। ये तमाम बातें आप समझ पाए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड में। प्रदीप्ति वृत्त क्या होती है? प्रदीप्ति वृत्त दोस्तों ग्लोब का वह वृत्त, ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है। ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है, उस वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जैसे देखिए ये है प्रदीप्ति वृत्त, और वास्तव में ये जो लाइन है पृथ्वी के सिर्फ एक तरफ ही नहीं, उसके दूसरे तरफ भी होगा, यानी वृत्ताकार होगा। इधर सन है, सन के कारण इधर आधे भाग में लाइट पहुंच रही है और इस तरफ वाले भाग में लाइट नहीं पहुंच रही है। ये जो बीच का जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री लाइन है, जो दिन वाले भाग और रात वाले भाग को डिफरेंशिएट करता है, उसे ही क्या कहेंगे बताइए? प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति वृत्त वह वृत्त होता है जिसके एक तरफ दिन होता है और एक तरफ रात होता है। घूर्णन गति, घूर्णन गति यानी रोटेशन,
इससे पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं, डेली मोशन कहा जाता है। पृथ्वी का डेली मोशन, दैनिक मोशन किसे कहते हैं बताइए? घूर्णन गति को कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। एक दिन में पृथ्वी एक चक्कर अपने अक्ष पे लगा लेती है। एक चक्कर लगाने का मतलब होता है कि 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, और 24 घंटा मतलब एक दिन। इसलिए घूर्णन गति को पृथ्वी का डेली मोशन या दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। घूर्णन के इस समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के इस समय काल को, किस समय काल को, इस 24 घंटे को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन के नाम से जाना जाता है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? ये सर आपको बताना है कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना छोड़ दे तो क्या होगा। ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। सर्किल ऑफ इल्यूमिनस क्या है? वह सर्किल है जिसके एक तरफ दिन होता है, एक तरफ क्या होता है? रात होता है। घूर्णन गति को डेली मोशन कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में यानी एक दिन में एक चक्कर लगा लेती है। अब परिक्रमण गति के बारे में पढ़ते हैं कि परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन क्या है। पृथ्वी 365.1/4 दिन, 365.1/4 दिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे बताते हैं। 365 दिन पूरे प्लस 1/4 दिन। 1/4 दिन को अगर घंटे में बनाइएगा तो 24 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। इस तरह 6 4 की 24, 6 घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? 365 दिन और 6 घंटा। 365 दिन 6 घंटा बोलिए, चाहे 365.1/4 दिन बोलिए, दोनों सिमिलर है। यानी पृथ्वी 365.1/4 दिन, 365 दिन 6 घंटा सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक चक्कर लगा लेता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी घूमती है। कितना समय में घूमती है? तो उसको घूमने में एक चक्कर 365.1/4 दिन लगता है, जिसको 365 दिन और 6 घंटे भी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इसी को लगभग किताब में दिया रहता है 365 दिन में पृथ्वी एक चक्कर घूम जाती है सूर्य के। 4 वर्ष में 6 घंटे आपस में मिलकर 24 घंटे हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 6 घंटे एक्स्ट्रा हुआ, 4 साल 6 घंटा बढ़ेगा तो 6 4 की 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा यानी एक दिन हो गया। यही कारण है कि 4 साल बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। और लीप ईयर कितना दिन का होता है? 365 दिन का नहीं, 366 दिन का होता है। और इसके पीछे का रीजन आज समझ में आया कि हर साल 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है, वही 4 साल में एक दिन के बराबर हो जाती है। तो 4 वर्ष में 6 घंटे आपस में मिलकर 24 घंटे हो जाते हैं, जो एक दिन के बराबर होता है। और इस एक्स्ट्रा दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यही कारण है कि फरवरी 4 साल बाद 29 दिन का होता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बजाय 29 दिन का होता है। आइए देखते हैं लीप ईयर क्या है, जिसे अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। लीप ईयर में टोटल 366 दिन होते हैं और फरवरी कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। एक बात और याद रखिएगा कि लीप ईयर में 52 सप्ताह होता है। 52 सप्ताह पूरे और 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी 52 सप्ताह 2 दिन। वहीं पे आपको अगर नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष की बात किया जाए तो उसमें कितना होगा? 365 दिन होगा और उसमें भी 52 सप्ताह होगा और एक एक्स्ट्रा दिन होंगे, यानी 52 सप्ताह 1 दिन। आशा है तमाम बातें आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, वास्तव में पृथ्वी जो है एकदम वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। ऐसी कक्षा को देखिए, पृथ्वी का 4 गो पोजीशन दिखाया गया है और इस प्रकार जो कक्षा में जो घूम रही है, इस कक्षा को ही कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। यानी पृथ्वी का जो घूमने का जो पाथ है, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस पाथ का नाम है दीर्घ वृत्ताकार पाथ, जिसे एलिप्टिकल ऑर्बिट के भी नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज के बाद कोई पूछ दिया आपको छेका आएगा, पूछेगा बुढ़वा कि बताइए पृथ्वी किस कक्षा में चारों ओर घूमता है सूर्य के, तो बताइएगा वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार में चारों ओर चक्कर लगाती है। चक्कर लगाते समय पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी होती है। पूरा कक्षा में एक के साइड झुका हुआ रहता है पृथ्वी। देखिए, एकरो में इधर की ओर झुका हुआ है,
यहाँ पे इधरे झुका हुआ है, यहाँ पे इधरे झुका हुआ है, यहाँ पे इधरे झुका हुआ है। इसलिए तो कहा गया है कि चक्कर लगाते समय पृथ्वी पूरे कक्ष में यानी पूरे कक्षा में पूरे ऑर्बिट में एक ही दिशा में झुकी होती है। एक वर्ष को सामान्यतः 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। एक वर्ष को कितने ऋतु में, कितने मौसम में बांटा जाता है? 4 गो ऋतु में बांटा जाता है। एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बताइए ऋतु पृथ्वी के किस गति के कारण बदलते हैं? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? रिवोल्यूशन की रोटेशन, घूर्णन की परिक्रमण। तो इसका आंसर है परिक्रमण, क्योंकि घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात होती है। वहीं पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है, रिवोल्यूशन होती है, उसके कारण क्या होता है? उसके कारण मौसम बदलता है। और भारत में सामान्यतः जनरली आमतौर पे 4 मौसम होते हैं। उस चारों का नाम देखिए। गर्मी, गर्मी को कहते हैं समर। दूसरा सर्दी, सर्दी को कहते हैं विंटर, समर विंटर। उसके बाद देखिए बसंत, बसंत को कहते हैं स्प्रिंग, और शरद को कहते हैं ऑटम। समझ गए? यानी टोटल कितना ऋतु है? 4 गो ऋतु है। पहला है गर्मी, समर, दूसरा सर्दी, विंटर, तीसरा बसंत, स्प्रिंग, और चौथा जिसका नाम है शरद ऋतु, ऑटम। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। पहले बता दिए हैं कि पृथ्वी का जो स्थिति है, घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर उसकी स्थिति आमतौर पे बदलती रहती है। कभी सन के नजदीक आ जाती है, कभी सन के दूर आ जाती है। तो उनकी स्थिति में लगातार परिवर्तन होने के कारण ही क्या होते हैं? मौसम बदलते रहता है। आशा है तमाम चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब 21 जून के बारे में देखिए दोस्तों। 21 जून को क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। आइए देखिए 21 जून, ये है 21 जून। 21 जून में क्या है दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध यानी पृथ्वी का जो ऊपर वाला जो सिरा है, देखिए उत्तरी गोलार्ध क्या होता है कि विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध किस ओर झुका हुआ है बताइए? सूर्य के दिशा में झुका हुआ है। देखिए सूर्य से नजदीक है कि ना? सूर्य से उत्तरी गोलार्ध नजदीक है कि ना? जिसके कारण क्या होता है कि सूर्य के किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य के किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। आइए बड़का फिगरवा में देखते हैं। इसमें देखिए ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर है जो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो देखिए ये जो गोलार्ध है, ये वाला उत्तरी गोलार्ध, इसका दूरी सूर्य से क्या है? नजदीक है। नजदीक होने के कारण सूर्य की किरणें यहाँ पे ज्यादा पड़ेगी। ज्यादा पड़ने के कारण क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा के आसपास का हिस्सा ज्यादा गर्म होगा। समझ पा रहे हैं? और देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे बहुत ज्यादा सन की लाइट पहुंचेगा और दक्षिणी ध्रुव पर देखिए नहीं पहुंचेगा। दक्षिणी ध्रुव पर कहाँ ज्यादा इधर पहुंच सकता है, नीचे नहीं पहुंचेगा। यानी दक्षिणी ध्रुव पर क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा। और उत्तरी ध्रुव पर क्या रहेगा? सन लाइट रहेगा बहुत ज्यादा। इतनी बात समझ में आ गया। आइए दोस्तों अब उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है 21 जून को। अब 21 जून के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है 21 जून को? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। जी हाँ दोस्तों, ये है उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा के ऊपर वाला ये तमाम भाग है उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध किधर की ओर झुका हुआ है? सूर्य की ओर झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा यही न है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी 21 जून को। तो उस समय क्या होगा? इधर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। और उत्तरी ध्रुव किधर की ओर झुका हुआ है? देखिए पृथ्वी ऐसे झुका हुआ है, तो ऊपरे न उत्तरी ध्रुव, यही न है, तो सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक लगातार दिन होता है। देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव की ओर सूर्य है। अगर पृथ्वी जब यहाँ होगा तो यहाँ उत्तरी ध्रुव होगा, तो यहाँ भी तो एकदम सीधे पड़ेगी। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे जब पृथ्वी होगा तो ये उत्तरी ध्रुव होगा, यहाँ पे भी तो सीधे पड़ेगी।
अब देखिए 23 सितंबर को भी उत्तरी ध्रुव यहाँ पे है, तो 23 सितंबर को तो सीधे पड़ रही है 23 सितंबर को भी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां है और यहां तक चले जाएंगे तो वहां तक उत्तरी ध्रुव ऊपरे रहेगा, और ऊपरे रहेगा तो सूर्य का किरण पड़ेगा उस पे, तो लगातार 6 महीने तक यहां से यहां तक उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, दिन होगा, और उसी दौरान यहां से यहां तक दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, रात होगा। अगर बात किया जाए यहां से यहां की, इधर से इधर आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा। देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पे अंधेरा हो गया और दक्षिणी ध्रुव पास हो गया। सूर्य का ज्यादा पास कौन हो गया बताइए, दक्षिणी ध्रुव हो गया, और दक्षिणी ध्रुव हो गया, और ये जो दक्षिण वाला जो गोलार्ध है वो ज्यादा नजदीक हो गया है, जिसके कारण वहां पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी। तब यहाँ पे दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में लगातार रात होगी। कब से कब तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। आशा है तमाम बातें समझ में आ गया होगा। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। जी हाँ दोस्तों, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में कैसा मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है। 21 जून से 2-3 प्रश्न आता है जो आपको याद रखना, टोटल 4 प्रश्न बनेगा। देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछेगा तो 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में अगर 21 जून को लंबा दिन है, माने दिन जहिया लंबा होगा वही रात कुछ होगा, छोटा होगा। दिन जहिया लंबा होगा वही रात छोटा होगा। कौन गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जहिया दिन लंबा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में वही दिन क्या होगा, छोटा होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा कहिया होगा 21 जून के, जहिया दिन छोटा होगा वही रात क्या होगा, लंबा होगा। बात समझ में आ गया। यानी 21 जून से आपको 4 को प्रश्न याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में रात छोटा, दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा। सब कांड कहिया होगा 21 जून को होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत समर सोलिस्टिस कहते हैं। समर सोलिस्टिक यानी उत्तरी अयनांत किसे कहते हैं, 21 जून की जो घटना होती है जब क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होता है, उसी दिन को क्या कहते हैं बताइए, उत्तरी या अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर एकदम जस्ट 21 जून के अपोजिट है दोस्तों। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। दक्षिणी ध्रुव माने ए वाला रीजन है, ए वाला, इस सूर्य की ओर ज्यादा झुका होता है, जिसके कारण इससे दूरी कम हो जाती है और सूर्य की किरणें यहाँ पे ज्यादा सीधी पड़ती है। और इस वाला क्षेत्र में देखिए यहाँ पे जो इस कलर का है, यहाँ पे अंधेरा होगा, यहाँ पे अंधेरा होगा, समझ रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, अगर ये 0 डिग्री है तो इसके नीचे जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, इसको मकर रेखा कहते हैं। वहां पे सीधी पड़ती है, सीधी पड़ने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, वहीं सबसे छोटी रात उसी दिन होगी। इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत यानी विंटर सोलिस्टिस के नाम से जानते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में आइए पढ़ते हैं। यानी ये दोनों घटना यहाँ पे जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये है 23 सितंबर और ये है 21 मार्च। इस दिन क्या होता है कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। विषुवत वृत्त पर विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच है, तो वहां पे अगर सीधी पड़ेगी तो जितना वहां से लाइट उत्तरी गोलार्ध में पहुंचेगी उतना ही लाइट दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेगी। इसका मतलब होता है कि कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है और पूरे पृथ्वी पर रात दिन बराबर होता है। पूरे पृथ्वी पर रात दिन बराबर कहिया होगा, 2 तारीख याद रखना है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऐसा क्यों होता है माय डियर, ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश एकदम बिच्चे पड़ता है, जिसके कारण ऊपर जितना लाइट नीचे उतना ही लाइट, जिसके कारण दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। इस अवस्था को, इस स्टेट को, पृथ्वी का ऐसा स्टेट, ऐसी अवस्था को विषुव यानी इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 23 सितंबर 21 मार्च। 23 सितंबर 21 मार्च के बारे में याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में कौन ऋतु होगा, शरद ऋतु होगा। वही दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा। इसी को उलट देना है तो 21 मार्च की घटना हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। समझ में आ गया।
घूर्णन गति समझ ही गए होंगे, जिसे एक के दिन में पूरा कर लेता है वैसी गति। दिन और रात होता है, इसके कारण परिक्रमण, जिसके कारण ऋतुओं में बदलाव होता है। अब देखिए, जो 4 डेट आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उन चारों डेट को एक ही स्लाइड में मेंशन किया गया है। 21 जून को दोस्तों क्या होता है, याद कीजिए फिगर। 21 जून को अगर यहाँ सन है तो यहाँ पृथ्वी था ना, ये पृथ्वी, ये वाला हिस्सा ज्यादा नजदीक है तो यहाँ पे सनलाइट ज्यादा होगा, उत्तरी गोलार्ध में सनलाइट ज्यादा होगा, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा, और जहिया लंबा दिन होगा वही रात छोटा होगा। उलट दीजिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन वही होगा तो सबसे लंबी रात वही होगा। 22 दिसंबर जस्ट 21 जून का उल्टा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि अब की सूरजवा किधर रहेगा, सूरज भगवान किधर रहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की ओर रहेंगे, तो सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, आज इधर सूर्य ज्यादा रहेंगे उससे सबसे लंबा दिन होगा, इसी का उल्टा वो है। और 21 मार्च 23 सितंबर की घटना तो याद ही है कि क्या होता है इस दिन, दिन रात बराबर होता है। दिन रात बराबर होने का रीजन क्या है दोस्तों, दिन रात बराबर होने का रीजन क्या है कि इस दिन सूर्य की किरणें क्या होती है, डायरेक्ट विषुवत रेखा पे सीधी होती है। अब विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं, वहां से जितना ऊपर की ओर पृथ्वी है उतना ही नीचे की ओर पृथ्वी है, यानी बीच बीच। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों कि जितना दिन बड़ा होगा और जितना उतना ही रात बड़ा होगा। ये तमाम प्रश्न अगर इस चैप्टर को खूब अच्छा से पढ़े होंगे, अच्छा से समझे होंगे और उसको रिवाइज कर लीजिएगा, सारा चीज इस पे जो लिखा है वो आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये तमाम प्रश्न है, आप गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको गर्दा उड़ा के आइएगा। अगले क्लास में हम लोग अब चैप्टर नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। एनसीईआरटी का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। पिछले कुछ दिन से किसी कारण बस वीडियो नहीं आ रहा था, अब लगातार वीडियो आपको भेटाएगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देख के लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने छोटे छोटे क्लास 6 के